अंजलि और प्रज्ञा दो सगी बहनें थी। वो दोनों अनाथ थीं। उनके माता पिता की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। सर्दियों का समय था और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो दोनों एक बड़ी सी पाइप के अंदर बैठ जाती हैं। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, ठंड तो मुझे भी लग रही है। तू बैठ, मैं अभी आग जलाने का इंतजाम करती हूँ। अंजलि थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करती है, फिर आग जला देती है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है। कुछ देर बाद प्रज्ञा अपनी बहन से कहती है, दीदी मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। पिछले 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। अब तो पेट भी दुखने लगा है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत दुख होता है और वो प्रज्ञा से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं एक बहुत ही लाचार बहन हूँ जो अपनी छोटी बहन को खाना तक नहीं खिला सकती। अंजलि उसे पानी पिलाकर सुला देती है। उसके सोने के बाद अंजलि खाने की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर वो एक ठेले के पास पहुंचती है। अंकल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरी छोटी बहन भूख से तड़पते हुए सो गई है। आप मुझे 2 अंडे उधार दे दो, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी। अबे जा, यहाँ क्या मैंने फोकट की दुकान खोल रखी है जो मुफ्त में खिलाता फिरूं? हैं? अरे तेरे जैसे लोग यहाँ बहुत आते हैं। मेरे ठेले पर सिर्फ उसे ही खाने को मिलता है जो पैसे देता है। भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अंजलि उदास मन से वापस उस पाइप में आकर बैठ जाती है और अपनी भूखी सोई हुई बहन की तरफ देखती है। फिर वो भी उसके साथ वहीं पर सो जाती है। सोते हुए अंजलि को एक सपना आता है, जैसे उसका सर उसकी माँ की गोद में है। उठो बेटी, देखो तुम्हारी माँ आई है। माँ, तुम आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। आपको पता है आपके जाने के बाद ताया ताई जी ने हमारे साथ कितना बुरा किया। उन दोनों ने धोखे से हमारा घर छीन लिया और हम दोनों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हम भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। बेटी, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। सबको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। अब तुम्हें भी अपनी और अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आई हूँ। जिस घर में हम रहते थे उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है। तुम उस पेड़ के पास जाना, वहां एक बड़ा पत्थर है। तुम उसे हटाना और उसके नीचे की जमीन को खोदना। वहां हमने एक छोटा संदूक रखा है जिसमें हमने कुछ पैसे तुम दोनों के भविष्य के लिए रखे थे। तुम उन पैसों को ले लेना और उससे कोई काम शुरू करना। ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगी। माँ, जब से आप और बाबा गए हो तब से हम दोनों को आपकी बहुत याद आती है। आप जब अपने हाथ से हमें अंडा डोसा बनाकर खिलाती थी, वो पल हमारे लिए सबसे अच्छा पल होता था। आप दोनों फिर से हमारे पास लौट आओ ना माँ। फिर अचानक से सुबह हो जाती है और अंजलि की आंख खुलती है। वो देखती है तो उसकी माँ वहां नहीं होती। माँ, माँ! तभी प्रज्ञा भी जाग जाती है। अंजलि उसे अपने सपने की सारी बात बताती है। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ जाती हैं और उसके पीछे लगे पीपल के पेड़ के पास जो बड़ा सा पत्थर था उसे हटाती हैं और उस जमीन पर खोदना शुरू कर देती हैं। खोदने के कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा संदूक मिलता है जिसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। ये देखो प्रज्ञा, माँ ने जो सपने में कहा था वो सच में कहा था। ये पैसे माँ और बाबा ने हम दोनों के लिए जोड़कर रखे हुए थे। ये हमारे बहुत काम आएंगे। आओ, अब हम इन पैसों से खुद का कोई काम शुरू करेंगे। फिर वो दोनों बाजार जाती हैं और पेट भरकर खाना खाती हैं। फिर जहाँ वो बाजार में देखती हैं कि वहाँ बहुत सारी तरह तरह की दुकानें हैं। यहाँ तो हर जगह अंडा या आलू का डोसा है, कहीं चाउमीन तो कहीं समोसा है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या शुरू करें। दीदी, आपको याद है माँ कितना अच्छा अंडा डोसा बनाया करती थी? अगर हम भी माँ की तरह ही अंडा डोसा बनाए तो क्या पता सबको बहुत पसंद आ जाए। तू ठीक कह रही है छोटी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अंजलि को अपनी माँ के अंडे डोसे की रेसिपी अच्छे से पता थी। वो जल्दी से जरूरी सामान खरीद लेती है, फिर एक पुराना सा ठेला लगाकर अंडा डोसा बेचना शुरू कर देती है। आओ आओ, स्वादिष्ट अंडा डोसा खाओ। जो एक बार खाएगा वो बार बार यहाँ आएगा। हाँ, जल्दी आओ और अंडा डोसा खाकर ढेर सारा मजा पाओ। पहले तो कोई भी उन दोनों की बात नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद एक आदमी उनके ठेले पर आता है। अंडा डोसा? ये तो पहली बार सुना है। जरा बनाकर खिलाओ तो कैसा है ये अंडा डोसा? अंजलि उसे अंडा डोसा बनाकर देती है, जिसे खाने के बाद वो आदमी कहता है, वाह, ये तो बहुत मजेदार है भाई। बस हल्का तीखा होता तो और मजेदार होता। इसके बाद अंजलि अपने डोसे और अंडे को थोड़ा और तीखा बनाती है और सांभर भी थोड़ा चटपटा बनाती है। कुछ ही देर में उसके पास लोग आना शुरू होते हैं और उसके स्वादिष्ट अंडा डोसा खाकर सब बहुत खुश होते हैं। हर कोई ग्राहक एक प्लेट के बाद दूसरी प्लेट और कुछ तो तीसरी प्लेट भी खा जाते। उस दिन दोनों बहनों की अच्छी कमाई होती है। अब तो हर रोज वो अंडा डोसा का ठेला लगाती और अच्छी कमाई करती।
एक शाम जब उनके सारे अंडा डोसा बिक गए तो आखिर में एक बूढ़ी माँ आती है। बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के सारे अंडा डोसा बिक चुके थे। उसने आखिर में अपने और प्रज्ञा के लिए एक अंडा डोसा बनाकर रखा था, लेकिन बूढ़ी औरत के मांगने पर अंजलि वो उसे मुफ्त में खाने को दे देती है। वो बूढ़ी अम्मा उसे ढेरों आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। दीदी, आपने तो हमारे हिस्से का अंडा डोसा उस अम्मा को दे दिया, अब हम क्या खाएंगे? प्रज्ञा, इन बूढ़ी अम्मा को भूख से तड़पता देख मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। आज उन पर जो बीती है वो उस दिन भूख के मारे हम पर बीत रही थी। और हमारा क्या है, अब तो हमने अच्छे पैसे कमा लिए, हम तो आज कहीं होटल में बैठकर खूब सारा खाना खाएंगे। वो दोनों एक होटल में जाती हैं जहाँ गार्ड उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेता है और उन्हें अंदर नहीं जाने देता। अरे तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि इस होटल में खाना खा सको। भाई साहब, आप हमारे कपड़ों पर मत जाइए, हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने नहीं आए हैं। तभी उस होटल का मालिक बाहर आता है और वो उन दोनों को देखते ही पहचान लेता है। अरे तुम दोनों तो वही हो ना जिनका अंडा डोसा आजकल बहुत बिकता है? बहुत तारीफ सुनी है लोगों से तुम्हारे अंडा डोसा की। बेटी, मैंने भी तुम्हारी तरह ही अपने काम की शुरुआत की थी और आज देखो भगवान का दिया सब कुछ है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने होटल का खाना खिलाता हूँ। मनोहर लाल उन दोनों को अपने होटल के अंदर ले जाता है जहाँ वो अपनी पत्नी से उन दोनों को मिलवाता है। उन दोनों को देखकर मनोहर की पत्नी को एक हादसे में खोई हुई अपनी दोनों बेटियों की याद आ जाती है। वो उन दोनों को पेट भर खाना खिलाते हैं। खाना खाते खाते वो दोनों अपनी दुख भरी दास्तान मनोहर और उसकी पत्नी को बताती हैं, जिसे सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। फिर वो दोनों पति पत्नी कुछ देर के लिए अकेले में बात करते हैं और जब वो जाने लगती हैं तो मनोहर उनसे कहता है, देखो बेटी, एक हादसे में हमने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। जब हम दोनों ने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा हमारी बेटियां हमें वापस मिल गई हैं। हाँ बेटी, अगर तुम दोनों को बुरा न लगे तो क्या तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हमारे घर में हमारी बेटियां बनकर रह सकती हो? तुम दोनों को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें हमारी बच्चियां। अंजलि और प्रज्ञा उनके गले लग जाती है और खुशी खुशी मनोहर और उसकी पत्नी के साथ बड़े से घर में रहने लगती हैं। आज जया बहुत खुश थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा राहुल सालों बाद कामकाज से छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा था और वो चाहती थी कि अब उसके बेटे राहुल की शादी उसकी सहेली सुषमा की बेटी पलक से हो जाए, जो कि बहुत खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। जया और पलक दोनों घर को सजाने में लगी थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जया जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और जया और पलक की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि राहुल शादी करके अपने साथ अपनी पत्नी राधा को लाता है। माँ, ये राधा है, आपकी बहू। राधा जया के पैर छूती है। राधा को देख जया एकदम चिढ़ जाती है क्योंकि उसका रूप रंग एकदम काला होता है और वो एक साउथ इंडियन लड़की थी। पहले जया अपने बेटे राहुल से थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर राहुल और राधा का स्वागत करती है। राधा बोली, अयो माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है जी। राधा का काला रंग रूप देखकर जया की सहेली सुषमा हंसते हुए ताना मारते हुए कहती है, हाय राम जया, तू तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। बहुत कहा करती थी ना तू कि तू अपने बेटे के लिए चांद का फूल लाएगी, लेकिन तेरा बेटा तो काला लंगूर उठा लाया है। चल बेटी पलक, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। ताना देकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। सुषमा का ताना सुनकर बेचारी राधा को बहुत बुरा लगता है और जया भी अपनी बहू के सांवलेपन की वजह से उसे नापसंद करने लगती है और उससे चिढ़ी चिढ़ी रहती है। अब राधा दिन भर घर का कामकाज करती और सबका खूब ख्याल रखती, लेकिन जया उससे नाखुश रहती। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सुबह सुबह नाश्ता मिलेगा या नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चला, काम चोरी तो कोई तुझसे सीखे वाला। अयो हाँ माँ जी, अभी लाई जी। राधा नाश्ता लेकर आती है, जो देखकर जया का चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या बनाकर लाई है करमजली? वो माँ जी, ये हमारे तरफ का खास डिश है जी। ये पुट्टू, ये उपम, ये वड्डा सब आपके लिए खास बनाया है जी। आपको पसंद आएगा जी, आप एक बार खाकर तो देखिए।
हाय राम, आज तो भूखा ही मारेगी ये मद्रासन। जाकर मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ला, ये सब तो मेरी नौकर भी ना खाए। राधा रोते हुए बोली, अय्यो माँ जी, माफ करना, पर वो सब तो मुझे बनाते नहीं आता जी। हाय राम, ना जाने किस पाप के बदले ये मनहूस मेरे गले पड़ गई। चल हट, अब जा यहाँ से, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जया जानबूझकर बार बार मौका ढूंढकर राधा की बेइज्जती करती ताकि वो परेशान होकर घर छोड़ दे। एक शाम राधा शॉपिंग से अपने लिए कुछ कपड़े और गहने लाती है और खुशी खुशी अपनी सास जया को पहनकर दिखाती है। अय्यो माँ जी, ये कपड़े और गहने कैसे लग रहे हैं जी? कल उनके साथ ऑफिस की पार्टी में पहन कर जाने के लिए। आए हाय, ये कपड़े और गहने तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन तेरे जले हुए चेहरे पर नहीं, मेरे खूबसूरत चमकते हुए चेहरे पर, समझी? ला दे ये मुझे। बड़ी आई तैयार होकर पार्टी में जाने वाली, इसे पहनकर आज मैं किटी पार्टी में जाऊंगी। अय्यो माँ जी, ठीक है जी, ये सब आप पहन लीजिए, लेकिन मैं भी चलूं क्या आपके साथ किटी पार्टी में जी? जया ताना मारते हुए बोली, तुझे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। मैं और पलक जा रहे हैं, तुझसे लाख गुना खूबसूरत है वो। जया राधा का मजाक उड़ाकर वहाँ से किटी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पार्टी में जया की एक सहेली कहती है, अरे जया बहन, मैंने सुना है कि तेरा बेटा खूबसूरत बहू लेकर आया है, पर तूने तो अभी तक उसकी मुंह दिखाई भी नहीं की। तो हम सब सोच रहे हैं कि परसों हम सब तेरी बहू से मिलने आए, उसके हाथ का खाना भी खा लेंगे। लेकिन वो बात वो है कि अब बात कुछ नहीं, हम सब परसों आ रहे हैं तेरी बहू की खूबसूरती देखने। ये सुनकर जया की चिंता बढ़ जाती है। वो परेशान होकर घर पहुँचती है। हाय राम, अब क्या करूं? मुंह दिखाने में तो सबको पता चल जाएगा कि ये कलमुही मद्रासन मेरे घर की बहू है, लेकिन इतनी देरी हो गई, आखिर ये मद्रासन गई कहाँ? घर छोड़ के तो चली नहीं गई, भगवान करे ऐसा ही हुआ हो। तभी राधा बाजार से सामान लेकर घर आती है। आ गई महारानी, जब देखो तब शॉपिंग करने निकल जाती है, और यहाँ मेरे गले में जान अटकी पड़ी है। और ये क्या हालत बनाकर आई है? कपड़े गंदे और हाथ में खरोच, किसी से मारपीट करके आई है क्या कलमुही? अय्यो माँ जी, वो क्या हुआ ना जी, बाजार में एक चोर एक महिला और बुजुर्ग का सामान लेकर भाग रहे थे कि तभी। अच्छा ठीक है, समझ गई, अब ज्यादा मुंह मत चला, मैं बहुत चिंता में हूँ इस वक्त। माँ जी, ये आपके लिए आपके घुटनों की दर्द की दवाई और ये आपका चश्मा ठीक करवा कर लाई हूँ। और माँ जी, एक आज बाबा मिले थे, उन्होंने ये मिट्टी दी है, बोला बहुत चमत्कारी है ये, इसे चेहरे पर लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी जी। हाँ, अब एक दिन में तो कोई चमत्कार ही तुझे गोरा कर सकता है, भगवान मेरी लाज बचाए। अब जा यहाँ से, परसों तेरी मुंह दिखाई है, जितना हो सके अच्छे से तैयार होकर जाना, समझी? अब राधा की मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। जया की सब सहेली राधा की मुंह दिखाई के लिए इकट्ठा होती हैं। राधा खूब अच्छे खाने के पकवान बनाती है और घूंघट डालकर बैठी होती है। जब जया की सहेली गीता राधा का घूंघट उठाती है तो चमत्कार हो जाता है। राधा बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बिल्कुल गोरी परियों की तरह सजी हुई। राधा की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे जया बहन, ये तेरी बहू है, सचमुच ये तो बहुत ही खूबसूरत और होनहार है, लाखों में एक है, लाखों में। तू जानती है, कल ही की बात है, बाजार में एक दो चोर मेरे और बाबूजी का सामान लेकर भाग रहे थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की। तब तेरी बहू ने बड़ी बहादुरी से उन चोरों से हमें बचाया और हमारा सामान हमें वापस मिल गया। तब हमें पता चला कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर रह चुकी है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद इसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे इतनी होनहार बहू मिली है, सच में। अपनी सहेली गीता के मुंह से अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनने के बाद जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसने हमेशा अपनी बहू की बदसूरती के आगे कभी उसकी अच्छी खूबियों और खूबसूरत मन को देखा ही नहीं। और इसके बाद अब जया और राधा खुशी खुशी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे और साथ ही किट्टी पार्टी में भी जाने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने, इसलिए कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती उसके तन से नहीं बल्कि उसकी अच्छी खूबियों और मन से होती है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।